नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। 6 दिसंबर को आपके जो बच्चे हिंदी विषय से तैयारी एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, उनकी परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू है। तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं विजय चक्र, अरिहंत प्रकाशन के विजय चक्र की पुस्तक से हम एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसको आप जल्दी जल्दी से फास्ट रिवीजन कराएंगे, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, तो समय न गंवाते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। तो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो राम और सीता के विवाह के अवसर पर रीतकाल के प्रवर्तक कवियों या आचार्य किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होता है। इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही होता है। जो केशव दास जी हैं वो राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। इन गीतों में महिलाएं क्या होती हैं? वर पक्ष के पुरुषों को गीतों के माध्यम से गालियां देती हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी सही होता है। अच्छा, केशवदास की अगर और पूछ लिया जाए उनके और कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो केशवदास काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो केशवदास किसके लिए प्रसिद्ध है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध हैं। और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे कवि प्रिया हुआ, रसिक प्रिया हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने और क्या दिया है? वीर सिंह देव चरित की रचना की है। तो केशवदास के बारे में ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होता है। दूसरा है, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालति माल और हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदौ भाल। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम है, तो ये चारों ऑप्शनों में से बताइए इस दोहे का रचनाकार का नाम क्या है? आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ये सही होता है। रहीम जो है इस दोहे के रचनाकार हैं। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल और हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदौ भाल। ये रहीम जी द्वारा ये दोहा रचित है। और यह इनकी किस रचना से लिया गया अगर पूछ लिया गया? तो रहीम दोहावली से अवतरित है। किससे? रहीम दोहावली से अवतरित है। क्लियर हुआ? अगर रहीम का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो रहीम का पूरा नाम क्या होता है? नवाब अब्दुल रहीम खान खाना था, जिनका जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था। और रहीम ने श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक काव्य ग्रंथों की रचना की है। किसकी? श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और गोपियों के विरह वर्णन आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये रहीम के बारे में इम्पोर्टेंट है। आगे है प्रश्न संख्या 3, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? शकुंतला नाटक किसका है? तो शकुंतला नाटक आपका ऑप्शन सी सही है। नैवाज की रचना है। किसकी? नैवाज की। आगे है प्रश्न संख्या 4, गीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? इन चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही होता है। रसनिधि जो है वो गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। क्लियर हुआ? रसनिधि हैं। और ये जो गीत संग्रह है ये इनका कौन सा काव्य है? तो यह इनका मुक्तक काव्य है। क्लियर हुआ? यह इनका मुक्तक काव्य है। और अगर पूछ लिया गया इनका श्रेष्ठ ग्रंथ, तो इनका रसनिधि का श्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? रतन हजारा। रतन हजारा इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, रतन हजारा। आगे है प्रश्न संख्या 5, लिखन बैठी जाकी सभी गहि गहि गरब गरूर और भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? किसका?
ये जो सभी शब्द का अर्थ क्या है? तो लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गरब गरूर और भय न केते जगत के चतुर चतेरे क्रूर। इस दोहे में जो सभी शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इस चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही होता है कि चित्र नायिका के समान। सभी का मतलब क्या है? चित्र नायिका के समान इस दोहे का अर्थ है। और यह दोहा किसके द्वारा रचित है? तो यह दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। अगर पूछ लिया गया यह दोहा कहाँ से लिया गया है, तो बिहारी सतसई से बिहारी द्वारा रचित लिया गया है। अच्छा, बिहारी सतसई में पूछ लिया जाए कितने दोहे हैं, तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और ये क्या है? एक मुक्तक काव्य है जिसकी भाषा क्या है? ब्रज है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना इसमें नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है भ्रमरदूत वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है, जबकि हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और भ्रमर गीत इनकी नहीं है, भ्रमर गीत जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। अब पूछ लिया जाएगा कि भ्रमर गीत किसकी रचना है, तो भ्रमर गीत सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। भ्रमरदूत किसके द्वारा रचित है? सत्यनारायण कविरत्न द्वारा। क्लियर हुआ? अब आगे है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा काव्य संग्रह इन चारों में से नहीं है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। आज अभी आँखों से ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित नहीं है, जबकि कुछ और कविताएं काल तुमसे होड़ है मेरी, ये किससे है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित काव्य संग्रह है। जबकि आज अभी आँखों से ये किसके द्वारा रचित है? ये शमशेर बहादुर द्वारा रचित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी सही होता है। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो बताइए, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं चारों ऑप्शनों में से? तो ये चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। किसकी हैं? हरिश्चंद्र की हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। और यह इनके द्वारा रचित कविता किससे लिया गया? दशरथ विलाप से उद्धृत है। जब राम वन जाने लगते हैं तो दशरथ की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 9, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो उक्त पंक्तियों के रचयिता बताइए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और ये किससे लिया गया है? तो ये काव्य संग्रह आंसू कविता से उद्धृत है। ये किससे है? आंसू कविता से उद्धृत है। इसमें मन के दुख का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ये 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत की रचना है और एक नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है गीता गुंज, ये सुमित्रानंद पंत की नहीं है, जबकि युगपथ उत्तरा अंतिमा ये किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। और गीता गुंज किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य कृति है। कौन सी? गीत गुंज। आगे है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 11 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन डी सही होता है। नीरजा जो है, नीरजा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा को क्या कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। किसको? महादेवी वर्मा को।
नीरजा की रचना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। क्लियर हुआ? आगे है पांडे विचन शर्मा उग्र। उग्र का पूरा नाम क्या है? पांडे विचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इसमें 4 उपन्यास हैं, जिसमें 3 पांडे विचन शर्मा जी का है और 1 नहीं है। तो आपको वही बताना है कि कौन सा उपन्यास नहीं है। तो प्रश्न संख्या 12 का इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। दिल्ली का कलंक पांडे विचन शर्मा का नहीं है। बाकी चंद हसीनों के खतूत, बथुआ की बेटी और दिल्ली का दलाल किसका है? पांडे विचन शर्मा का है। जबकि दिल्ली का कलंक किसका है? वो ऋषभ जैन की रचना है। किसकी? ऋषभ चरण जैन की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि समय कम है और हम सोचते हैं कि जितने से जितनी प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाए वो आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी सही होता है। और जो बाण भट्ट की कादंबरी है उसको विश्व का पहला उपन्यास माना गया है। ठीक। प्रश्न संख्या 14 है, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। कब तक पुकारूं वो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी सही होता है। आगा है प्रश्न संख्या 15, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो प्रश्न संख्या 15 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी सही होता है। अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियाँ इस कहानी की नायिका कौन है? मधुलिका, जो अपने राष्ट्र प्रेम के भाव को प्रकट करते हुए अपने प्रेमी अरुण को देश के लिए न्यौछावर कर देती हैं। तो अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सी नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो ऑप्शन सी सही होता है। काठ का जो सपना है वो भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन सी सही होता है। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रचित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो किस उपन्यास में किया गया है? चारों ऑप्शनों में से बताइए किस उपन्यास में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है, 7 नदियां एक समुंदर। कौन सा ऑप्शन सही होता है? 7 नदियां एक समुंदर। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है 7 नदियां एक समुंदर पर। और इस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये नासिर शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। आगे प्रश्न संख्या 18 है, अगेन शेखर के संदर्भ में अपनी किस निबंध में स्वीकार किया कि जया क्रिस्ताफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उसमें कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि अगेन शेखर के संदर्भ में अपनी किस निबंध में किया ये कहा है कि जया क्रिस्ताफ की अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उसमें कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो प्रश्न संख्या 18 का बताइए कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन बी सही होता है। आत्मनि पद में उन्होंने यह कहा है।
अब प्रश्न संख्या 19 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके जो परीक्षा आप 6 दिसंबर की देने जा रहे हैं उस पाठ्यक्रम पर आधारित ही है हिंदी विषय की। प्रश्न संख्या 19 है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है। भविष्य युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? मतलब ये जो संवाद है वो कहाँ से लिया गया? अंधा युग नाटक से लिया गया है। और पर किस अंक से उद्धृत है? तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन बी सही होता है, पशु का उदय। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद जो है वो अगे जी के, किसके द्वारा? अगे जी के द्वितीय अंक पशु का उदय से है। और यह नाटक के पात्र कौन है? वृद्ध याचक हैं। पशु का उदय ये इस नाटक के पात्र कौन है? वृद्ध याचक हैं। क्लियर हुआ? और अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग गीत नाटक की रचना धर्मवीर भारती ने 1955 में की थी। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 20, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट कथन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 20 का आपका ऑप्शन सी सही होता है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 21, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? पात्र वगैरह बहुत पूछा जाता है प्रश्न में, तो आप पात्र को याद रखिएगा कि गोबर किस उपन्यास का पात्र है। तो प्रश्न संख्या 21 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन बी सही होता है, गोबर गोदान उपन्यास का पात्र है, जो अपने पिता होरी से इतर क्रांतिकारी स्वभाव का युवक है। आगे है प्रश्न संख्या 22, शतरंज के खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो प्रश्न संख्या 22 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। शतरंज जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का पात्र है। शतरंज के खिलाड़ी किसका है? प्रेमचंद्र का, तो प्रेमचंद्र की कहानी का पात्र है। अगर प्रेमचंद्र की अन्य और कहानियों के बारे में हम देखें तो नमक का दरोगा हो गया, बूढ़ी काकी हो गया, मुक्ति मार्ग हो गया, पूस की रात हो गया, यात्रा, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, ठाकुर का कुआं, कफन इत्यादि किसका है? प्रेमचंद्र का कहानी है। आगे है प्रश्न संख्या 23, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो मृगनयनी जो है उपन्यास वो किस लेखक की रचना है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। वृंदावन वर्मा के उपन्यास की रचना है मृगनयनी। ठीक है, वृंदावन के उपन्यास की रचना है, उपन्यास है। मृगनयनी किसका है? वृंदावन वर्मा का उपन्यास है। और अगर वृंदावन लाल वर्मा का और उपन्यास पूछ लिया गया तो झांसी की रानी है, विराट की पद्मिनी है, कचनार है, महारानी दुर्गावती हैं, रामगढ़ की रानी है, टूटे कांटे हैं, संगम प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र इत्यादि जो हैं इनके उपन्यास हैं। और वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 24, जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए सही होता है। जो ग्राम है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। आगे है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी जो है सही होता है, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सब प्रेमचंद द्वारा रचित है। और धर्म स्वामिनी किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है।
और आगे देखते हैं तुलसीदास, प्रश्न संख्या 26 का देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास बताइए किसकी कविता है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो तुलसीदास जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो 1938 ईस्वी में लिखी गई। अब निराला की और कविताएं देखते हैं। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, और क्या, और कौन सा है? अणिमा है। आदि ये निराला की है। तो क्लियर हुआ, प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही होता है। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू, मुसलमान, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन इन चारों ऑप्शनों में से किस कृति में हुआ? तो 27 में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, कीर्तिलता में इन सब यथार्थ वर्णन का, जीवन और यथार्थ वर्णन का हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 28। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बताइए कब है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो शिव सिंह सेंगर्स कृत शिव सिंह सरोज का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव सिंह सरोज किसके द्वारा रचित है? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है और यह इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी भी है। क्लियर हुआ? तो 28 प्रश्न का ऑप्शन सी सही होता है। आगे देखते हैं 29 प्रश्न। है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखिर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? तो प्रश्न संख्या 29 का बताइए कि यह उक्ति किससे है कि हाय रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखिर लगाए ले तू लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 29 प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही है कि पद्माकर की यह युक्ति है। किसकी है? पद्माकर द्वारा रचित यह उक्ति दी गई है। अब पद्माकर की अगर रचनाएं पूछ लिया जाए तो पद्माकर की रचनाएं कौन सी हैं? पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रभा और पचासा है, गंगा लहरी है, राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरदावली, प्रताप सिंह विरदावली। ये किसकी है? पद्माकर जी की रचनाएं हैं। आगे है प्रश्न संख्या 30। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए, प्रश्न संख्या 30 का इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है कि विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। ठीक है, तो और मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है और यह हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। आगे है प्रश्न संख्या 31। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है कि अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल है। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल है। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए सही होता है। अब प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही होता है। जो शिवदान सिंह चौहान जी हैं वो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राख का कवि बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, दिनकर जी को आग और राख का कवि कहा जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हों और ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लग रही हो। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छी लगे तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 है।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, इन चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, ऑप्शन बी सही होता है। और प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है, तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर द्वारा रचित है। और प्रिय प्रवास की कथा वस्तु क्या है, वो भगवत पुराण पर आधारित है। आगे है प्रश्न संख्या 35। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा दी संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। ये नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, तो 35 के प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन ये सही होता है कि ऑप्शन ए की उपयुक्त कथन किसका है, उपयुक्त कथन कमलेश्वर द्वारा कहा गया है। इसमें नई कहानी आंदोलन में महिलाओं के चरित्र चित्रण में आए जो क्रांतिकारी परिवर्तन को उजागर करने का संदर्भ में यह कथन कहा गया है। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है, तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि रस का अव्यय कौन सा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ये सही है, जो भाव है वो रस का अव्यय नहीं है। आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र कौन सा है, अगर पूछ लिया जाए तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति के अनुसार पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। और रस के कितने अव्यय हैं, 4। कौन कौन से, एक तो हो गया अस्थाई भाव, एक तो हो गया संचारी भाव, दूसरा हो गया अस्थाई भाव, तीसरा हो गया विभाव और अनुभाव। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, जो भाव है वो रस का अव्यय नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 37। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, तो बताइए विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन कौन सा सही होता है, 37 का, तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए सही है कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। क्या, वैचारिक। आगे है प्रश्न संख्या 38। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, तो चारों ऑप्शनों में से बताइए कि उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी सही होता है कि उन्नति शब्द विशेषण को दर्शाता है। किसको, विशेषण को दर्शाता है। आगे है प्रश्न संख्या 39। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ बताइए। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 39 का ए सही है। आगे है निह कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है, तो निह कपट किसका भेद है, आपको पता होगा कि ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि का भेद है। आगे है प्रश्न संख्या 41। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है, ये किसका उदाहरण है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन डी सही है, तत्पुरुष समास का है। आगे है प्रश्न संख्या 42। निम्न में से सही शब्द चुने, तो निम्न में से सही शब्द बताइए। चारों ऑप्शनों में से आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो सही लिखा गया है। तो 42 में से सही आदर्श कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 43। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये क्या है, लोकोक्ति, इसका सही अर्थ बताइए। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन डी सही होता है कि किसी दुर्जन के सहचर्य से दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट बन जाता है। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न संख्या 44। वागीश का संधि विच्छेद क्या है, तो वागीश का संधि विच्छेद क्या है, सब सही कौन सा होता है, तो 44 का ऑप्शन बी सही होता है, वागईश। और वागईश इसमें कौन सी संधि है अगर पूछा गया, तो इसमें व्यंजन संधि है।
जब वर्ग के पहले वर्ण से स्वर व्यंजन का मेल होने पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तो क्या होता है? व्यंजन संधि। तो इसका सही उदाहरण वाक ईस है। प्रश्न संख्या 45, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका ऑप्शन बी सही होता है, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। किस वाक्य में त्रुटि है बताइए चारों ऑप्शनों में से? तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी सही है, बीरबल को मुसीबत, इसमें त्रुटि है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति कौन सी है? तो कोई कमाए कोई खाए प्रश्न संख्या 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है कि अंधी पीसे कुत्ता खाए, कोई कमाए और कोई खाए। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है। तो कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी सही होता है। कंकर पत्थर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ दोनों ही पद समान हैं। अगर हम इसका विग्रह करेंगे कंकड़ पत्थर में, तो कंकड़ अथवा पत्थर या कंकड़ और पत्थर या कंकड़ एवं पत्थर, तो जिसमें अथवा और या एवं लगता है तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे नदी नाले देश विदेश, अब इसको विग्रह करेंगे तो नदी और नाले, देश और विदेश, तो वहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 49 का बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी में किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है, जिसको आगे ने अपनी कृति शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया है। आगे है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित लेखों को उनकी संरचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ सूची 1 दिया जाएगा और सूची 2 से आपको मिलान करना होगा। तो पहले है विजय सेन सूरी। तो विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरी रास। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1231 ईस्वी में। अब दूसरा है नरपत नाला। अब नरपत नाला की रचना कौन सी है? विशलदेव रासो। अब तीसरा है सी शालिभद्र सूरी, और शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और ऑप्शन डी है आशुक। आशुक कब की रचना कौन सी है? चंदन बाला रास। तो इसके अनुसार चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो चारों में से आपका देखिए विजय सेन सूरी कौन से है? ऑप्शन बी सही होता है प्रश्न संख्या 50 का, कि विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास, नरपत नाला विशलदेव रासो की रचना है, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास और आशुक चंदन वाला रास। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी सही होता है। अब निम्नलिखित पात्र प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ उपन्यासकार है और उनके दूसरा सूची 2 में उनके उपन्यासों के नाम हैं। तो चारों में से देखिए जयदेवपुरी का उपन्यास कौन सा है? अब जयदेवपुरी देखते हैं किसका है। जयदेवपुरी, अब देखिए ये पात्र हैं, सॉरी, इसमें निम्नांकित पात्रों को उनके संबंध उपन्यास, यहाँ उपन्यास है और यहाँ पात्रों के नाम है। सूची 1 में पात्रों के नाम है, सूची 2 में उपन्यास है। अब पात्रों का उनके उपन्यास से संबंध करना है। तो जो जयदेवपुरी हैं वो किसके हैं? वो झूठा सच के हैं। जयदेवपुरी किसके हैं? झूठा सच के हैं। अब झूठा सच के अगर और पात्र पूछ लिया जाएगा तो सूद जी गिल हैं, असद हैं, सोमराज हैं और डॉक्टर प्राणनाथ पुरुष पात्र तथा कनक उर्मिला और तारा स्त्री पात्र के रूप में उल्लेखनीय है। किसमें? झूठा सच उपन्यास में। तो जयदेवपुरी कौन है? झूठा सच। उसके बाद चंद्रमाधव। चंद्रमाधव किसके हैं? नदी के दीप उपन्यास।
चंद्रमाधव किसके हैं? नदी के दीप उपन्यास। फूल बाबू किसके हैं? बलशनामा। और निर्गुनिया किसकी है? नाच्यो बहुत गोपाल। तो क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए आपका सही होता है कि जयदेवपुरी पात्र झूठा सत्य लिए गए हैं, चंद्रमाधव नदी के दीप के पात्र हैं, फूल बाबू बलशनामा के पात्र हैं और निर्गुनिया जो है नाच्यों बहुत गोपाल के पात्र हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सही होता है। स्वानुभूत और स्वच्छंदता जो है रीत मुक्त कविता की प्रवृत्ति है। अब प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो 53 प्रश्न का ऑप्शन सी सही होता है। कामाध्यात्म की समस्या का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने अपने उपन्यास उर्वशी में किया है। कब किया है? 1961 ईस्वी में किया है। आगे है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा विशेषण शब्द है। तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन डी सही है। जो महत है वह विशेषण सही है, विशेषण है, जबकि लाघव, महत्व और लघुता क्या है? वो विशेष शब्द है। आगे है प्रश्न संख्या 55। कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? तो कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 56 है। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन क्या है? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। सही मुहावरे का चयन इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है? तो चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही होता है कि अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 57। मनोरंजन शब्द कौन सी संधि है? तो मनोरंजन शब्द कौन सी संधि है? तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 58। जल पुरुष में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 58 का आपका ऑप्शन ए सही होता है कि जल पुरुष में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद दोनों पदों के बीच का चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 59। वाक्य वर्तनी शुद्धि, मतलब इसमें वाक्य और वर्तनी की शुद्धि चारों ऑप्शनों में से बताइए। 2 है आसक्ति परितोषिक, सुशुक्षा और सुबुद्धि। सुशुक्षा सुबुद्धि, तो दोनों में से बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो 59 प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही होता है कि केवल जो पहला ऑप्शन है वही सही है। आसक्ति और पारितोषिक ये सही लिखा गया है, बाकी ये गलत लिखा गया है। प्रश्न संख्या 60 है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अब प्रश्न संख्या 61। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? तो भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न संख्या 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो भगवत गीता का संधि विच्छेद ऑप्शन सी भगवत प्लस गीता है। क्या है? भगवत प्लस गीता है। और यह कौन सी संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 62। धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी सही होता है, धार्मिक में एक प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 63। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन ए सही है कि प्लेटो दार्शनिक जो है वो गलत है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? दार्शनिक। और प्लेटो दार्शनिक आत्मवादी नहीं थे।
प्लेटो आत्मवादी दार्शनिक थे। आत्मवादी दार्शनिक, दार्शनिक इन जो ना का मात्रा है वो क्या होगा, छोटी की मात्रा उस पे होगी, दार्शनिक थे। क्लियर हुआ? तो 63 का ए सही है। आगे है प्रश्न संख्या 64, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन ए सही है कि गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन ए सही है। आगे है प्रश्न संख्या 65, जिस समास के पूर्व या उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन डी सही होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहारा द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक। अब प्रश्न संख्या 66 है। प्रश्न संख्या 66 है, दुकुल का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रश्न संख्या 66 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, दुकुल का पर्यायवाची वस्त्र है। इसके अतिरिक्त लिबास, वसन, चीर, अंबर, परिधान, पोशाक आदि भी दुकुल का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए सही होता है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 67, मनोविग्रह का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोविग्रह का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, मनः धन विग्रह, मनः धन निग्रह, इसका संधि विच्छेद है मनः धन निग्रह। आगे है 68 प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास है? 68 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन ए है, अव्ययी भाव समास है। आगे है प्रश्न संख्या 69, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही शब्द जो घटा है वो एक ही शब्द 2 बार आया है। पहले घटा शब्द का क्या अर्थ है? काले बादल, और दूसरे घटा का क्या अर्थ है? घटना। तो जहाँ एक शब्द 2 बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। 69 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 70, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन सी सही होता है, आचार्य चतुर्सेन हिंदी भाषा और साहित्य की इतिहास पुस्तक के लेखक हैं और यह वर्ष 1946 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। क्लियर हुआ? आगे प्रश्न संख्या 71, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन बी सही है, नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। आगे है प्रश्न संख्या 72, दशानना में कौन सा समास है? तो दशानना में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी सही होता है, दशानना में बहुव्रीहि समास है। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दशानना का समास विग्रह करेंगे, 10 आनानि यस्सा, 10 है मुख जिसका, तो 10 मुख किसका है? अर्थात रावण का है। आगे है राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप बताइए कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन बी सही होगा, रामेण जो है वो राम शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है और राम शब्द आकारांत पुल्लिंग है। आगे है नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही होता है, जो नदीश है वो नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है और नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है और जो 75 का प्रश्न, अस्मद मतलब मैं शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन ए सही होता है, अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? मम, मम होगा। और अस्मद क्या है? एक सर्वनाम शब्द होता है। आगे है प्रश्न संख्या 76, गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो गम धातु का
गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। गच्छामा जो है वो गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा गच्छामा। गम धातु का क्या अर्थ होता है? जाना। प्रश्न संख्या 76, देखिए 76 हमने नहीं देखा था। तो तत् वह पुल्लिंग शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो तत्पुल्लिंग शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन ए सही होता है, तेन। और तत् क्या है? एक सर्वनाम शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? वह। पुल्लिंग में इसको कैसे पढ़ते हैं? सह तौ ते। और तृतीया विभक्ति एक वचन में तत्पुल्लिंग का रूप क्या होना चाहिए? तो तेन होगा। आगे है प्रश्न संख्या 78। पठ धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो पठ धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही होता है। पठ धातु का क्या अर्थ है? पढ़ना। और लिट लकार भविष्यत काल को दर्शाता है। और मध्यम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप क्या होगा? पठिष्यसि होता है, मतलब तुम पढ़ोगे अर्थ में प्रयुक्त होता है। मध्यम पुरुष पठिष्यता होता है। द्विवचन पठिष्यत मध्यम पुरुष बहुवचन और पठिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में होता है। आगे है प्रश्न संख्या 79। भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा? तो भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो 79 का ऑप्शन बी सही होता है, भवताम होगा। क्या होगा? भवताम होगा। प्रश्न संख्या 80 है। दा धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो दा धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? आपका ऑप्शन सी सही होता है, अद्दाम। मतलब अब्ददाम होगा। क्या होगा? अद्दाम होगा। प्रश्न संख्या 81। अध्यापक छात्र पाठयति, इस वाक्य में छात्रम में कौन सा कारक है? तो अध्यापक छात्रम पाठयति, इस वाक्य में छात्रम में कौन सा कारक है? तो छात्रम में कौन सा कारक है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कौन सा कारक होता है? कर्म। तो यहाँ पाठ्यति मतलब पढ़ाता है, और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? छात्र पर पड़ रहा है। तो क्योंकि अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और छात्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन का क्या है? रूप है। तो क्लियर हुआ। तो अध्यापक छात्रम पाठयति, तो इस वाक्य में छात्रम क्या है? कर्म कारक है। आगे है प्रश्न संख्या 82। पृच्छात पत्राणि पतंती, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वाक्य में वृक्षात में कौन सा कारक है? तो वृक्षात में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी सही है। वृक्षात में कौन सा कारक है? आपादान कारक है। जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ कौन सा, यहाँ क्या हो रहा है? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। क्लियर हुआ। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 83। रामेण बाणेन रावणो हता, इस वाक्य में बाणेन में कौन सा कारक है? तो रामेण बाणेन रावणो हता, तो इस वाक्य में बाणेन में कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, करण कारक है। करण कारक क्यों है? जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, अर्थात क्रिया का साधन। यहाँ हता क्या है? मारा गया। क्रिया का साधन है बाण। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और बाणेन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यह कारक के द्वारा या से के द्वारा में प्रयुक्त होता है। तो राम बाण के द्वारा मारा गया, तो यहाँ करण कारक है। प्रश्न संख्या 24। बालका मोदकाय रोचते, इस वाक्य में मोदकाय में कौन सा कारक है? तो 84 में ऑप्शन बी सही है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक कैसे हुआ? जिसके लिए कोई क्रिया की, जैसे जिसे कोई वस्तु दी जाती है। यहाँ रोचते क्या होता है? क्रिया का उद्देश्य है मोदक, तो यहाँ यानी बालक को मोदक पसंद है, जिसे तो यहाँ पसंद है, तो यहाँ बालका मोदकाय रोचत, तो यहाँ संप्रदान कारक है।
प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, इस वाक्य में कविषु में कौन सा कारक है? किसमें? कविषु में कौन सा कारक है? तो कविषु में कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, क्योंकि यह विषय स्थान विषय का बोध कराता है। आगे है प्रश्न संख्या 86। वह पढ़ता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो वह पढ़ता का संस्कृत में अनुवाद सह पठति होगा। 86 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 87। वे दोनों जाते हैं का संस्कृत अनुवाद बताइए। तो वे दोनों जाते हैं संस्कृत का सही अनुवाद क्या है? तौ गच्छता, वे दोनों जाते हैं। इसमें द्विवचन पुल्लिंग है। वे दोनों का मतलब तौ गच्छता। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का संस्कृत अनुवाद, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ऑप्शन डी का ऑप्शन सी सही है प्रश्न संख्या 88 का। अब प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। सीता गीत गाती है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सीता गीत गाती का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सीता गीतम गायति, सीता गीत गाती है। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 90। आह्लाद का विलोम क्या है? तो आह्लाद का विलोम क्या है? तो आह्लाद का विलोम विषाद होता है। क्या होता है? विषाद। प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 91। दनुज का पर्यायवाची है, तो दनुज का पर्यायवाची क्या है? तो दनुज का पर्यायवाची है दानो। दनुज का पर्यायवाची क्या है? दानो। और दानो के अतिरिक्त राक्षस, दैत्य, असुर, निशाचर, ये सब किसके हैं? दनुज के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 92। बधूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बधूक्ति शब्द का संधि विच्छेद चारों में से कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन सी सही होता है, बधू प्लस उक्ति। बधूक्ति दीर्घ संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है? उ और उ मिलकर बड़ा उ मिलता है तो दीर्घ संधि होती है। प्रश्न संख्या 93। वह कौन सा समाज है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता लाता है? तो अभी हमने आगे पढ़ा था प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन डी सही होता है कि कर्मधारय समाज से। इसमें समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। यह समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। जिस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 94। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो, चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। पीठ में दाढ़ी होना का सही शब्द क्या है? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए पीठ में दाढ़ी होना का सही मुहावरा क्या है? बहुत चालाक होना, तो ऑप्शन सी सही है 95 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 96। अग्नि का विशेषण शब्द है, तो 96 का विशेषण शब्द क्या है? चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो अग्नि का विशेषण शब्द अग्नेय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 120 पूरे हैं। हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट अपना करेंगे जिससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए क्योंकि समय बहुत कम है। आगे है प्रश्न संख्या 97। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है? तो अन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, अनुकरण में अन उपसर्ग नहीं है। जबकि अनाधिकार अनुपयोगी अनुवर्ग में है, अनुकरण में नहीं है अनुपसर्ग। इसमें है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, तो निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है? चारों ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन सी सही है, जो देश विदेश है उसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 99। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, दवाग्नि। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। विरह से उत्पन्न आग को क्या कहते हैं? विरहाग्नि कहते हैं। और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 99 वन में लगने वाली को दवाग्नि कहते हैं। प्रश्न संख्या 100। त्रुटि वाले अंश को बताइए। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। इस वाक्य में त्रुटि कौन वाले अंश को बताइए। तो प्रश्न संख्या 100 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
प्रश्न संख्या 101, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटने का सही अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन बी सही है प्रश्न संख्या 101 का। प्रश्न संख्या 102, किस क्रमांक में कृतक कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। ये चारों ऑप्शन हैं, उसमें बताइए कृतक और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 102 का ऑप्शन डी सही है कि एक कृतक का अर्थ क्या है, उपकार मानने वाला, और दूसरे कृतघ्न का उपकार ना मानने वाला। क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 103, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 103 में आपका ऑप्शन सी सही होता है कि मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। तो मिश्र वाक्य किसमें है, ऑप्शन सी में है। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जहाँ पे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि आए, वो का क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें क्या है, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, तो यहाँ कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 104, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब, 1968 ईस्वी में। और किस पे, उनकी चिदम्बरा कृति पर 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत पूछ ली जाए तो इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई है। आगे है 105 प्रश्न, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कामायनी के रचनाकार प्रसाद जी हैं और इसे 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है कामायनी को। प्रश्न संख्या 106, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो 106 प्रश्न का ऑप्शन ए है कि हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 106 का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 107, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो ऑप्शन ए है, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 108 प्रश्न, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा। तो वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस नाम से पड़ा। तो चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन ए सही होता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। आगे है प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है। तो चारों ऑप्शनों में से बताना है कि पहाड़ी बोली कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए है, मंडियाली जो है वो पहाड़ी बोली है। इसके अतिरिक्त गढ़वाली, कुमायूनी ये सब भी पहाड़ी हिंदी है, जबकि बांगरू, कौरवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा तथा हड़ौती बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। आगे है 110 प्रश्न, भारत के संविधान के फिर डैश है, हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो भारत के किस संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो 110 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। प्रश्न संख्या 111, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताई, उक्त पद्यांश के रचयिता बताइए कौन है। तो उक्त पद्यांश के रचयिता चारों ऑप्शनों में से कौन है। तो 111 का ऑप्शन सी सही है, कबीरदास जी हैं। प्रश्न संख्या 112, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। ऑप्शन बी, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया। और इनकी लोकप्रिय आरती कौन सी है, ओम जय जगदीश हरे इनकी लोकप्रिय आरती है। आगे है प्रश्न संख्या 113, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चारों ऑप्शनों में से बताइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में है। तो 113 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है कि हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे कोई, कुछ आदि आए वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
प्रश्न संख्या 14, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो दो विपरीतार्थक शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? योजक चिन्ह का। 114 प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 115, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही बताना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है वो शुद्ध वर्तनी, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है।